Good evening and welcome Navdeep. Nothing short of super exciting to have you here. बहुत बहुत स्वागत आपका हैदराबाद में and we are super pleased to have you with us. थैंक यू So सर। without much ado, I would straight away go ahead and ask you, how was your journey and how has it been? Olympics का, Paralympics का, अपने बारे में कुछ बताइए और इस गोल्ड मेडल की जर्नी के बारे में हमारे से कुछ शेयर कीजिए। हेलो। हाँ सर, जर्नी आई थिंक काफ़ी मुश्किल रही है। आसान तो नहीं बोलूँगा। और मेरा मानना ये है कि जो भी एक सक्सेसफुल इंसान होता है उसमें उसकी जर्नी हमेशा मुश्किल रही होती है, क्योंकि पड़ाव हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। और चैलेंजेस हर किसी के लिए मतलब बराबर नहीं, बट डिफरेंट डिफरेंट वे होते हैं, बट तरीका होता है कौन उनको थोड़ा सा मुश्किल समझता है, कौन उनको इजी समझता है। और वो सब हमारे मतलब ऊपर ही होता है कि हम उनको छोटी सी चीज़ को भी हम बड़ा बना सकते हैं और बड़ी चीज़ को भी छोटा बना सकते हैं, मतलब आई मीन प्रॉब्लम्स को। तो काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। 2017 में पहली बार जेवलिन शुरू किया था। स्पोर्ट्स की जर्नी मेरी 2010 और 9 के आसपास से शुरू हो गई थी, क्योंकि पहले रेसलिंग शुरू की थी। हरियाणा में थे तो मतलब वहाँ तो बेसिक सी रेसलिंग है, हर कोई आपको हर गांव में रेसलिंग अखाड़े मिल जाते हैं। और हमारी तो कहावत भी है, दूध दही का खाना हरा भरा हरियाणा। तो शुरुआत रेसलिंग से हुई थी। और तकरीबन फिर बाद में मेरा बैक इंजरी हुआ। और बैक इंजरी के बाद मैं 2-3 साल तक बस सफ़र ही करता रहा, वो ठीक ही नहीं हुई। उसके बाद जब प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला, उसके बाद ठीक होने के बाद मैं दोबारा करने गया तो नहीं बनी बात। मतलब मैं कवर अप नहीं कर पाया वो जो चीज़ें दो तीन। रेसलिंग में। हाँ, दो 2-3 साल में जो मैंने गवा दिया था वो नहीं कवर कर पाया। फिर मैंने रनिंग शुरू किया पैरा में। तो पता लगा कि शॉर्ट स्ट्रक्चर की वजह से हमारा हार्ट भी छोटा होता है और वो पंपिंग ज़्यादा नहीं करता, सप्लाई कम आती है ब्लड की। तो चांसेस रहते हैं मिस हैपनिंग के या कोई रिस्क था, तो उन्होंने रनिंग भी हटा दिया। तो फिर मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, जेवलिन और शॉर्ट पुट। पैरा पैरा एथलेटिक्स के पर्सपेक्टिव से यही दो ऑप्शन थे। हाँ, एथलेटिक्स में। ओके। तो जो दो ही ऑप्शन थे, अच्छा तो शॉर्ट पुट भी लग रहा था, पर कहीं ना कहीं अट्रैक्शन जेवलिन की तरफ ज़्यादा था। तो फिर वहाँ से 2017 में मैंने पहली बार जेवलिन करना शुरू किया और उसको ही कंटिन्यू करते आ रहे हैं सर। ऑसम। उसके बाद मैंने आपके बारे में जो पढ़ा, तो इस ओलंपिक से पहले काफ़ी सेटबैक्स थे। मतलब ऑब्वियसली पोडियम फिनिश नहीं थी और दो तीन जो पिछले कंपटीशन थे उसमें वो लेवल नहीं था। तो वहाँ से गोल्ड मेडल की जर्नी वो कैसे अचीव करी? क्या ट्रेनिंग स्केड्यूल था? क्या मेहनत लगी उसमें? और वो मोटिवेशन कहाँ से आई कि एक स्पोर्ट जो आपने चुना था पहले, रेसलिंग, उसमें आपको इंजरी की वजह से उसको आपको गिव अप करना पड़ा। उसके बाद एक नया स्पोर्ट चुना और मेरे ख्याल से आपने मुश्किल से 7 साल के अंदर गोल्ड मेडल, विच इज़ द पिनेकल ऑफ अचीवमेंट इन दिस। तो वो जर्नी कैसी रही? वो मेंटल रेजिलियंस कहाँ से आया जो ये पिकअप करके ये करना है आपको? क्या आ, मोटिवेशन था उसका? सर देखो, मैं ऐसा सोचता हूँ कि देखो, सीखना तो अपने आप ही पड़ता है और करना भी खुद को ही है। ऐसा तो है नहीं कि कोई कराने आएगा या आपको 19 से 20 पुश कर देगा। अगर कर भी देगा, मेरे को तो किसी ने किया नहीं। तो ये था कि मैं टोक्यो में भी फोर्थ रहा, वर्ल्ड चैम्पियनशिप पेरिस हुई थी 2023 में, उसमें भी फोर्थ था, एशियन गेम में भी फोर्थ था। परफॉर्मेंस अच्छी थी, ऐसा नहीं है। अच्छी इन द सेंस बस कंपटीशन में ही रह जाता था, वैसे अच्छी थी। ट्रेनिंग में अच्छा कर रहा था, लेवल था अच्छा। तो उसके बाद जब कॉम्पिटिशन्स 2-3 खराब गए तो एक बार तो मन पे मतलब खुद पे डाउट भी आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर कमी है या फिर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। पर यही था कि फिर सपोर्ट और फिर आत्मविश्वास, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। कैपेबिलिटी हमारे अंदर होती है, आत्मविश्वास हमारे अंदर होता है, दृढ़ संकल्प हमारे अंदर होता है। और एक निर्णय था सर, और एक सपना भी था कि नहीं, एक वो मैंने वो भी एक उम्मीद भी नहीं टूटने दिया
कि मैं नहीं कर सकता या मेरे से नहीं हो पाएगा। और मेरे हिसाब से उसके अलावा ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वो जो भी मेरी विजिबल डिसेबिलिटी है सब देख के मजाक उड़ाते हैं, वो ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बल्कि उनको छोटा करके मैंने इसको बड़ा कर लिया था, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आया था इसमें 2-3 साल। पर मैं तकरीबन ऐसा सोचता हूँ कि जो वो बोलते हैं ना कि सब अच्छे के लिए होता है, वेट हाँ। करो सब अच्छा ही होगा, तो उस अच्छे का वेट कर रहा था सर। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा हुआ है, और अभी आगे भी अच्छा ही करूँगा। बेशक, बेशक। जी। तो इस पे एक और चीज़ पे बात करते हैं, जो आपने बोला कि एक फिजिकल एबिलिटी में ड्रॉबैक था आपके पास ऑलरेडी, जो कि आप कुछ नहीं कर सकते, यू आर हैंडेड दैट, कि आपकी एबिलिटी बोलिए या फिर शॉर्ट स्टेचर बोलिए। तो बचपन में उससे कैसे डील किया, क्योंकि मेरे ख्याल से आप नॉर्मल स्कूल्स में ही गए, और वहाँ पे ऑब्वियसली बच्चे तो बदमाशी करते ही हैं, पीपल वुड कॉल यू आउट। तो अपनी डिसेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए क्या चैलेंजेस थे, और उसके बाद भी ये मुस्कुराता चेहरा और ये मोटिवेशन कि भाई वो तो सेकेंडरी प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम है पोडियम फिनिश नहीं हुई, तो उस पे कैसे आपने ट्रांजिशन किया? सर ऐसा था कि बचपन से ही थोड़ा सा मतलब ये था कि ये बहुत छोटी बात है। मैं मतलब अभी अगर किसी के साथ बैठता हूँ या बातचीत करता हूँ, तो सब यही बोलते हैं कि भाई कोई बता नहीं सकता कि उम्र मेरी सिर्फ 23 साल है। तो जब हम बैठते हैं, और मतलब छोटी उम्र में ये सब सीख लिया था कि अगर मैं इस चीज़ पे बहस करूंगा ना, सबको ये प्रूव करने पे लगूंगा कि नहीं मैं नॉर्मल हूँ या मैं सही हूँ, और कल को मतलब कोई सामने से बोल भी दे दिखा तू कहाँ से नॉर्मल है, तो वो चीज़ें उल्टा अपोजिट पड़ जाती थी। तो मैंने सोचा कि इनको जवाब देने की बजाय कर्म पर जब भरोसा रखूंगा, मैं अपना काम जो है, मैंने जो फोकस और जो मेरा लाइन पकड़ा है, या फिर जो मेरा जेवलिन है, गेम है, उसकी तरफ जो मेरा विजन है, उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, तो आई थिंक फिर इनको कुछ बोलने का नहीं मिलेगा। अब वही है, जो सब स्कूल में जो बच्चे थे या फिर जो भी साथी थे शुरुआत में तंग करते थे, जब उनको थोड़ा सा समझ आया तो वो भी मतलब ठीक हो गए थे। पर शुरुआत में वही बात है, बच्चों को पता नहीं था। उस टाइम पे मेरे को पता था कि हाँ ये भी कुछ नहीं है, इनका भी गलती नहीं है, ये इनको। अब वही बात है, जिसको नॉलेज ही नहीं है उसके साथ तो क्या भिड़े, ये बात भी सही है। जिसको ज्ञान ही नहीं है उसको क्या ठीक करेंगे हम। किस एज में पता चला कि आपकी एबिलिटी, ये डायग्नोस हुआ कि अब हाइट इतनी ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी? सर वैसे ये बाय बर्थ ही होता है, ओके। पर मेरे को थोड़ा 11-12 के आसपास आइडिया हो गया था कि ऐसा होने वाला है। ठीक है। अब बात करते हैं, अब ये न्यू फाउंड फेम है, सब जानते हैं आपको, कैसा लगता है, और ये सेलिब्रिटी स्टेटस को कैसे हैंडल कर रहे हैं अब आप? सर लाइफ बिजी हो गई है काफ़ी? हाँ देखो, बिजी तो थोड़ा है, पर चलता है सर। बल्कि अच्छा लगता है, पहले कोई पहचान नहीं रहा था। अगर मैं पहले इधर आता तो वहाँ पीछे बैठता, और अब आपने यहाँ ऊपर बिठाया है। तो ये तो अर्न किया है आपने, तो है ना? वही है सर, अच्छा लग रहा है, और प्यार है देश का तो बहुत अच्छा लग रहा है सर। और बस मेंटेन कर रहे हैं। और पर मैं बताऊं कि मैं आज भी उतना ही खुला घूमना पसंद करता हूं, जैसे बेधड़ाके से पहले घूमता था। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी सर मेरे अंदर, शुरुआत से ही वो चीज़ सीख लिया था, क्योंकि दिल्ली रहा हूँ मैं 4-5 साल, तो वहाँ ये सीख लिया था कि कोई कुछ भी बोले फ़र्क नहीं गिरना है। नहीं, वो बहुत अच्छी बात है। और वो तो दिखता भी है, जो हमने अभी वीडियो प्ले किया, जो एग्रेशन है और जो कॉन्फिडेंस है, सारे क्राउड को पहले बोला चुप हो जाओ, राइट? यहाँ भी सब चुप हैं, इसलिए आई होप दे स्टार्ट क्लैपिंग एंड टॉकिंग अबाउट इट। या दैट साउंड्स अ बिट मोर एनर्जेटिक, गिव इट अप फॉर हिम प्लीज। या तो विराट कोहली से इम्प्रेस्ड हैं, या कहाँ से आया हुआ एग्रेशन? सर एग्रेशन खिलाड़ी में और क्या 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 बैकग्राउंड है उसके पीछे? आप, क्या चलता है आपके दिमाग में जब आप फील्ड पे होते हो, और उस फोकस कैसे करते हो वहाँ पे? दिमाग ही तो नहीं चलता सर, दिमाग चलता तो ऐसा बोल होता ही नहीं। क्योंकि दिमाग में तो बंदा सोच के बोलता है ना, वो तो बिना सोच के बोला।
बट कैसा लगता है कि भाई रीलें वायरल हो रही हैं, इंस्टा सेंसेशन बन गए नवदीप, और क्लिप्स चल रही हैं, और पैरालंपिक गोल्ड जो पहले फ्रैंकली T41 कैटेगरी जो है जैवलिन की, वो सब जैवलिन के नाम पे नीरज चोपड़ा को जानते हैं। अब नीरज चोपड़ा और आप दोनों एक ही ब्रेथ में नाम लिया जाता है, तो कैसा लगता है? क्या उनसे मिले हैं कभी आप? हाँ, मैं नीरज भाई साहब से काफ़ी बार मिला हूँ, और टोक्यो इवेंट के बाद काफ़ी बार मिला हूँ। हम्म। पेरिस के बाद नहीं मिलना हुआ मेरा उनसे, क्योंकि वो भी अभी ट्रेनिंग वगैरह में थोड़ा बिजी हैं, पर बातचीत वगैरह होती रहती है। तो बाकी चलता है सर। और हो सकता है कि हम दोनों पानीपत से हैं, और उनका भी नाम एन से शुरू होता है, तो मेरा भी नाम एन से शुरू होता है, इसलिए एक साथ हो रहा हो। फिर हम हमारा क्रम भी जेवलिन है, और ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, तो ऐसे काफ़ी चीज़ें मैच हो रही हैं, और अच्छी बात है। मेरा नाम मेरे आइडल के साथ जुड़ रहा है, तो सर अच्छा लगता है सर। सो नीरज, आपको पता है हम यहाँ पे नेस्कॉम के इवेंट में हैं, अधिकतर ऑडियंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो क्यूरियोसिटी सबके मन में है कि नवदीप टेक्नोलॉजी को कैसे पर्सनली यूज़ करते हैं, क्या क्या गैजेट्स यूज़ करते हो, या टेक्नोलॉजी से दूर हो अभी भी? पहला सवाल, उसके बाद मैं आपसे एक और इस पे फॉलो अप पूछूंगा, बट पर्सनली कैसे यूज़ करते हो आप? सर देखो, मेरे हिसाब से आज टेक्नोलॉजी ने हमें पूरी तरह से कवर अप कर रखा है, और मतलब हमारे लिए और सुविधाएं बढ़ा दी हैं एक तरीके से। जैसे जब हम ट्रेनिंग करते हैं, और हम अपना थ्रो सेशंस वगैरह करते हैं, तो हम वीडियो रिकॉर्ड्स करते हैं हमारे लिए, हम्म। ताकि हम देख पाएँ कि क्या कमी था और क्या नहीं था। उसके अलावा हम वॉचेस यूज़ करते हैं, जिसमें पता लगता है कि रिकवरी फैक्टर हमारा कैसा रहा है, या फिर हमारा लास्ट स्लीप कैसा था, और पानी। और उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ हैं। एक अभी अभी टेक्नोलॉजी आई थिंक इतना अच्छा हो गया, एक बैंड आता है, हम्म। सब वो बैंड पहनते हैं एथलीट, आई थिंक वो बाहर का है। तो बैंड पहनते, उससे वो प्रॉपर एग्जैक्ट हमारा बता देता है कि हमारा आर्ट आर्ट ने कितना पंप किया। हम ट्रेनिंग के टाइम जैसे हमारा कैलकुलेशन होता है कि हमारा हार्ट बीट अगर जब 200 तक चला जाता है ना, तो वो ये होता है कि इसने बंदे ने पूरा एफर्ट लगा दिया। अगर 170 180 है, तो मतलब आइडिया होता है कि हाँ और कर सकते हैं, और हम पुश कर सकते हैं अपने आप को। देखो, खिलाड़ी का काम है, लिमिट पुश करते हैं हम अपने आप को, बॉडी को पुश करते हैं बहुत ज़्यादा, ओवर यूज़ करते हैं हम अपनी बॉडी का। तो वो हमें पता लगता है टेक्नोलॉजी के थ्रू कि हाँ हम कितना पुश कर सकते हैं, कितना हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उससे हमारा ट्रेनिंग और उन सब में ग्रो होता है। और बहुत सी मशीनें ऐसी हैं, हम पता लगा लेते हैं कि हमारा थाई में कितना पावर है, हम कितना पावर और गेन कर सकते हैं, कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो ये सब आई थिंक टेक्नोलॉजी के थ्रू पता लग जाता है, तो होल बॉडी एनालिसिस हो जाता है। तो सब मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी का अब यूज़ ज़्यादा हो रहा है, और इंडिया भी यूज़ कर रहा है, फॉरेनर्स भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बट इंडिया भी धीरे धीरे यूज़ कर रहा है। हमारे पास भी अच्छी टेक्नोलॉजी आ रही है। बहुत अच्छा। और इसका फॉलो अप ये है कि ये तो हो गई काम की बात, पर्सनली क्या यूज़ करते हो? इंस्टाग्राम वगैरह में डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं, उनको रिप्लाई करते हो? फैन फॉलोइंग तो आजकल काफ़ी बढ़ गई है। हाँ, इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आते हैं। सोच रहे हो नवदीप क्या बोलूं नहीं बोलूं यहाँ पे? हाँ। नहीं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया सर। हाँ? नहीं, मतलब इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ अभी 2 महीने के लिए, फिर छोड़ दूंगा जब ट्रेनिंग शुरू करूँगा। ठीक है। तो क्योंकि इसके क्योंकि आई थिंक तब सारी चीज़ें मैन्युअली काम करेंगी तो ठीक रहेगा। चलिए, आप इतनी जगह गए हो अभी तक, बहुत देश घूमे होंगे, तो कोई एक जगह अच्छी लगी? क्या अच्छा लगा डिफरेंट एज कंपेयर टू इंडिया? कौन से इवेंट में या कौन सी सिटी में जाना सबसे अच्छा लगा आपको अभी तक? सर अगर कंट्री बताऊं तो भारत से अच्छा देश नहीं है।
आई थिंक जो सुकून जो खुशी मेरे को यहाँ मिलती है ना वो बाहर नहीं मिलती। बाहर चीज़ें काफ़ी बंध जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे को लैंग्वेज ना आती हो, पर मज़ा इधर आता है। तो आई थिंक बेस्ट है इंडिया मेरे लिए। वो तो है। जी। बट आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस दैट यू विजिटेड, एनी इंसिडेंट जो आपको याद है, कुछ फनी इंसिडेंट हुआ हो ट्रैवल में या किसी जगह पे, या कुछ अलग सी बात हुई हो एज कम्पेयर टू जो आपको पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है और वहाँ जाके देखा रही है तो कुछ नया आ गया यहाँ पे? मैंने पेरिस में मेरा पासपोर्ट खो दिया था। अरे वाह! फिर क्या हुआ? 2019 में मैं फ्रेंच ओपन खेलने गया था, ओपन पेरिस ग्रैंड प्रिक्स। उसमें मैंने मेरा पासपोर्ट गुम कर दिया था। मेरा पहली बार मैंने पासपोर्ट गुम किया था उसमें, उसके बाद कभी नहीं गुम किया। और मेरे को मेरे साथियों ने इतना डरा दिया था कि अब तो तू तेरा एक नया पासपोर्ट बनेगा, तेरे को एम्बेसी जाना पड़ेगा, तू हमारे साथ वापस नहीं जाएगा। मैं 19 साल का बच्चा था उस टाइम पे, मेरे को ये हो रहा कि अब क्या होगा मेरे साथ। और सबसे दिक्कत ये नहीं थी क्या होगा, दिक्कत ये थी घर वालों से पैसे कैसे मांगूंगा क्योंकि ज़्यादा दिन रुकना पड़ेगा। तो वो सारी दिक्कतें थी, पर वो पता लगा कि किसी ने मेरे साथ प्रैंक किया है, किसी ने मेरा पासपोर्ट छुपा लिया। तो वो मेरे को इंसिडेंट आज तक याद है। उस इंसिडेंट से, वो चाहे प्रैंक भी था पर मेरे को सीख मिली, पासपोर्ट सबसे पहले रख लो। ये और मेरे को सबसे अच्छे होटल वो लगते हैं जो पासपोर्ट जमा कर लेते हैं और चेकआउट के टाइम पे देते हैं। आ, यहाँ जो ऑडियंस है ज़्यादातर टेक्नोलॉजी में काम करती है, और स्पोर्ट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे मोटिवेट करने के लिए कि क्या इम्पोर्टेंस है स्पोर्ट्स का, और कैसे वो हेल्प करता है डे टू डे रेजिलियंस में, या अपने इन लोगों को सबको, हमें हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए क्या कहेंगे कि कैसे स्पोर्ट्स का एम्ब्रेस किया जाए? हाँ, देखो, खेल पहली चीज़ ये है कि आपको डिसिप्लिन सिखाता है। आपका डेली सुबह उठना, अच्छा खाना खाना, और मेरे हिसाब से एज पर वेल्थ की बजाय आज के टाइम में हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास वेल्थ भी ज़्यादा है पर हेल्थ नहीं है तो आप उसका वो लुफ्त नहीं उठा पाओगे जो आप एक स्वस्थ जीवन में बिना वेल्थ वाला मतलब उठाता है। तो खेल आपको हेल्थ प्रोवाइड करता है और वेल्थ भी देता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप खेल चूज़ करोगे, आपकी पहली चीज़ दिनचर्या अच्छी हो जाएगी। आप सुबह जल्दी उठोगे। आप एक दिन अगर 10 बजे उठते हो तो मेरे कहने से एक बार 6 बजे 5:30 बजे उठ के देखो। दिन इतना लंबा हो जाएगा, इतना काम करने का मन आएगा आपको। 10 बजे ये लगेगा कि मैंने कितने सारे काम ख़त्म कर लिए। क्योंकि हम सुबह उठते हैं, हम हमारा तो काम नहीं होता है, हमारा तो ट्रेनिंग ही काम है। हम ट्रेनिंग करते हैं, सो जाते हैं। पर अगर जब आप एक दिन सुबह उठोगे 6 बजे या 5:30 बजे तो आपको इतना अच्छा महसूस होगा। मैं पहले बीच में मैंने मेरी आदत बिगाड़ ली थी, मैं 7 बजे उठ के ट्रेनिंग करने जाता था। 7, 7:30, 8, वो भी लेजीनेस में। पर एक दिन जब शेड्यूल मैंने चेंज किया मेरे को इतना अच्छा लगा 6 बजे उठ के। और मैं इतना उस दिन के बाद से मैं 6 से लेट कभी नहीं उठा। हाँ, पैरालंपिक के बाद उठा, बट जब ट्रेनिंग किया तो नहीं, फिर कभी नहीं मैंने ऐसे किया। तो आपका डिसिप्लिन सुधारता है, हेल्थ सुधारता है, और आई थिंक बेस्ट है। और डिसिप्लिन रहोगे तो, और जीवन जीने का तरीका आपको आ जाता है। जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उससे उनसे लड़ने की शक्ति ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है। जब आप कभी फेलियर आप जब आपको मिलेंगे, जैसे फेलियर इन द सेंस अगर आप कोई कंपटीशन गए अच्छा नहीं हुआ तो आपको तरीका मिलेगा कि कैसे डील करना है आम जीवन में भी प्रॉब्लम से। तो अ, बहुत कुछ सिखाया है क्योंकि प्रॉब्लम्स आई। वो एक रीज़न ये भी है कि मैंने बोला ना कि मैंने
हाइट वाली प्रॉब्लम को ना मानकर उसको ज़्यादा कर लिया था। तो उसने तो मेरा प्रॉब्लम सारा छोटा कर दिया, जो कि एक्चुअल में रियल में प्रॉब्लम है। दूसरे का तो मैंने सॉल्यूशन भी निकाल लिया, इसका तो मैं सॉल्यूशन भी नहीं निकाल सकता। पर इसका सॉल्यूशन ये है कि अच्छा करोगे तो आई थिंक इधर बैठने का मौका मिलेगा, तो सॉल्यूशन ही है। नहीं, वेरी इंस्पायरिंग। आखिरी सवाल, ऑलरेडी आप पीक पे हो, 23 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीत लिया जो कि पिनेकल है, आगे क्या? 23 साल पीक नहीं है मेरी। हाँ 23 साल पीक नहीं है मेरी, मैं अभी 32 तक खेलूंगा, 36 तक खेलूंगा। हाँ, तो नेक्स्ट टारगेट क्या है? हमारा अगले साल भी कंपटीशन हो रहा है, और पर नेक्स्ट टारगेट मेरा LA 28 पैरालंपिक्स रहेगा, उधर मैं अच्छा करूँगा। Navdeep, all the very best for your next, and thank you so much for inspiring us all. Pleasure having you here. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू।